नमस्ते दोस्तों। इस महानवा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अलग अलग दूं या फिर 4-5 चैप्टर को मिलाकर एक ही वीडियो में समझाऊं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं जान सकूं कि आपको क्या पसंद है। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है या नहीं। क्या मुझे इसे पूरी तरह से हिंदी में लाना चाहिए या जैसी अभी चल रही है वही सही है? आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और बेहतर बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे एमसी यानी मेन कैरेक्टर को अपना नया नाम मिलता है और अब हम सीधे चलते हैं मार्शल ली क्लैन के जुडिशियल डिपार्टमेंट के आइसोलेशन वार्ड में। ये वही वार्ड है जहाँ एमसी की आंट को रखा गया है और आंट वहाँ पर खूब हंगामा मचा रही होती है और किसी पागल की तरह अपना सिर दीवार पर मारते हुए चिल्लाती है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, ये कितनी बोरिंग जगह है, मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने तो उसे उसका नाम लेते हुए भी नहीं देख पाई। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इस जगह से बाहर निकालेगा, तो वह कहाँ पर है? बाहर खड़े गार्ड्स की हालत खराब हो रही होती है और वह अपने मन में कह रहे होते हैं, कोई हमें इस बला से बचाओ भाई, कोई तो बचाओ, हमारी हालत यहाँ पर पतली हो चुकी है। तभी एक टेलीफोन की घंटी बजती है और आंटी अपने कपड़े नोचने लग जाती है और कहती है कि मुझे इस जगह से निकलना है, ये जगह कितनी बोरिंग है। तभी एक गार्ड गेट खोलते हुए कहता है, आप बाहर आ सकती हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आपकी सजा के बारे में बाद में संपर्क किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप जाने के लिए आजाद हैं। आंटी के चेहरे पर फिलहाल ऐसी खुशी होती है जैसे कि छोटे बच्चे को तब होती है जब वह मार्केट जाने की जिद करे और उसे हाँ कह दिया जाए। आंटी दरवाजे को तोड़ते हुए और उछल कूद करते हुए वहाँ से जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग कर जाते हैं, ठीक उसी तरह आंट भी भाग रही होती है और पीछे से गार्ड चिल्लाता है, अरे भाई दरवाजे का क्या कसूर था, दरवाजे को तो बख्श देती, बहुत खर्चा लगा है इस पर। लेकिन आंट किसी की नहीं सुनती है और भागती ही जाती है और आगे हमारा एमसी खड़ा होता है। आंट एमसी को देखते हुए कहती है, बेबी क्या तुमने सचमुच मुझे बाहर निकाला? एमसी कहता है, ऑफ कोर्स। आंट पूछती है, लेकिन कैसे? एमसी आंट को एक लेटर पकड़ाता है। आंट पूछती है कि ये क्या चीज है? एमसी कहता है, ये मेरा आप पर एक उधार रहा। और आंट उस लेटर को ध्यान से पढ़ती है। ली गयोंग आपको एक एल्डर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है और आपको 9th चाइल्ड ली चेओल के मास्टर के रूप में काम करना है। इस लेटर को पढ़कर आंट काफी शौक हो जाती है। एमसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, प्लीज मेरा ध्यान रखना मास्टर। और सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। एमसी तैयार हो रहा होता है और नैनी की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है, तो ये आज से शुरू होने वाला है? एमसी कहता है, हाँ आज ही से शुरू है। नैनी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप 13 साल के हो चुके हैं। एमसी जाते हुए नैनी से कहता है, ठीक है मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। और हमारा एमसी यानी ली चेओल 13 साल का हो चुका है। वो ट्रेनिंग हॉल के सामने खड़ा होता है और कहता है, ये एक स्टूडेंट के रूप में मेरे जीवन की नई शुरुआत है। फिर हमें सीन असेंबली का दिखाया जाता है। सभी बच्चे हमारे एमसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्या वो वही है? हाँ तुम सही कह रहे हो, 9th चाइल्ड ली चेओल। मैंने उसकी स्टील सिलेक्शन रिचुअल और नेमिंग सेरेमनी के कारनामों के बारे में सुना है। वह तो बस एक लकी बास्टर्ड है। क्या लक के साथ नेमिंग सेरेमनी में इस तरह की प्रोग्रेस करना मुश्किल नहीं होगा? मैं भी इसके बारे में काफी क्यूरियस हूँ। इन सब की बातों को सुनते हुए एमसी अपने मन में कहता है, ये कमीने और कितनी देर तक बातें करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता इन सबको। तभी एक बच्चा कहता है, देखो ये 8th चाइल्ड है। और कोई लड़का कह रहा होता है, मैं शुरू से ही जानता था कि मैन फैमिली के बच्चे शुरुआत से ही काफी अलग होते हैं। वहाँ से हवा आ रही होती है। हाँ लेकिन अब इसका नाम ली सियोहान है। एमसी हवा को देखते हुए अपने मन में कहता है, उसके प्रति सभी की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग है। तभी हवा एमसी के पास आती है और हेलो करती है। एमसी कहता है, हमें मिले काफी समय हो चुका है। हवा झिझकते हुए पूछती है, वेल मुझे उम्मीद है कि नेमिंग सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ उसे तुम ज्यादा परेशान नहीं हो गई। एमसी कहता है, नेमिंग सेरेमनी? हवा कहती है, तुम जानते हो जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। एमसी अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी ज्यादा कोल्ड पर्सन नहीं है। एमसी कैजुअली कहता है, इसे भूल जाओ, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हवा काफी खुश होते हुए कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ये तो काफी राहत की बात है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत तुच्छ हो। एमसी गुस्से में कहता है,
तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हवा एमसी से पूछती है, इसके अलावा मैंने सुना है कि हमारी आंट तुम्हारी मास्टर है और वो ये भी कह रहे थे कि वो अब लाइब्रेरी की मेंबर भी है। एमसी कहता है हाँ ये सच है। तभी कोई चिल्ला कर कहता है, अटेंशन, हम आपको आपकी क्लासेस में अपॉइंट करेंगे। सभी स्टूडेंट को हमारे सामने इकट्ठा होना है और ये कंफर्म करना है कि वो अपनी करंट फॉर्मेशन को बनाए रखे, कोई भी नियम को नहीं तोड़ेगा। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट की हालत खराब हो रही होती है सिवाय एमसी के। एक बच्चा कह रहा होता है, अगर मुझे गलत क्लास असाइन हो गई तो ये बहुत बुरा होगा, मेरा बाप तो मेरा पिछवाड़ा लाल कर देगा। एमसी काफी शांत मन से कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों वो सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कैडेट्स को 3 साल तक ट्रेन किया जाता है, इसलिए क्लास अलॉटमेंट काफी इम्पोर्टेंट होती है। प्रत्येक लेवल को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट को हायर क्लासेस में भेजा जाता है। और फिर वो व्यक्ति हवा को अलॉटमेंट लेटर देते हुए कहता है, लेडी ली सायुहान, आपको क्लास 1 में असाइन किया गया है, कांग्रेचुलेशन, यानी हायर क्लास में। एमसी अपने मन में सोचता है, जैसा एक्सपेक्टेड था, ली सायुहान को क्लास 1 में असाइन किया गया है और अब एमसी का नंबर आता है। एमसी को लेटर दिया जाता है और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे डिसअपॉइंटेड है। हालांकि मुझे पता ही था कि ऐसा होगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो मुझे शुरू से ही फंसा देंगे। और एमसी को क्लास 5 असाइन होती है, जिसे गार्बेज डंप भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से हर किसी के स्कूल को छोड़ने की उम्मीद की जाती है। हाँ, मुझे इसमें धकेल दिया गया। मैन फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं, उनको नेमिंग सेरेमनी की बेस पर उन्हें क्लास को असाइन किया जाता है। इसके पीछे जरूर ही एल्डर्स और लेडी बैक यानी एमसी की स्टेप मदर का हाथ होगा। हालांकि लोग इसे एक झटका मानेंगे, लेकिन ये बेहतर भी हो सकता है क्योंकि ये मेरे लिए कम परेशानी है। तभी वो व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर लीचोल। तभी वो व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर लीचोल। एमसी कहता है, ऑलराइट, मैं जानता हूँ मुझे कहाँ पर जाना है। एमसी जाते हुए हवा की तरफ देखता है और हवा काफी आग बबूला हो रही होती है। वो अपने एक्सप्रेशन से ये कहना चाह रही होती है, तुम क्लास 5 में क्यों हो, तुम इसके बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं करते। एमसी हवा के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहता है, लगता है अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा तो वह इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। एमसी इशारों से राहत दिलाते हुए कहता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। और एमसी जाते हुए अपने मन में सोचता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि और भाई हर बच्चे की यहाँ पर फटी पड़ी होती है। ज्यादातर बच्चे कह रहे होते हैं, अरे बाप रे, मैं तो 5 क्लास में हूँ, मुझे तो यहाँ से ग्रेजुएट होने की भी उम्मीद नहीं है। सच में मेरा बाप तो मुझे मार मार के बैंगन का भरता बना देगा। मैन फैमिली के मेंबर्स ने सारी अच्छी क्लासेस में अपनी जगह ले ली है। एमसी उन बच्चों को देखते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्शल क्लैन के मेंबर्स ऐसे एटीट्यूड अपना सकते हैं। तभी एक लड़का एमसी के पास आता है और कहता है, आप मैन फैमिली के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हैं, क्या मैं सही हूँ? एमसी कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तभी वो बच्चा कहता है, मुझे पता था, मैं हमेशा से ही आपसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था। और बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम किम हान है और ये भाई 14 साल का होता है। मैं एक छोटी सी ब्लैक स्मिथ फैमिली का बेटा हूँ जो मार्शल क्लैन के साथ काम करती है। यंग मास्टर, आपके साथ एक ही क्लास में होना मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। एमसी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, किम हान, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ये नाम सुना है। और एमसी उस लड़के से कहता है, मैं ही क्यों? और किम हान हंसते हुए कहता है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अटेंशन है, इसलिए मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था। एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, और कहता है, किम हान, तो क्या ऐसा था? और वह उससे कहता है, तुम्हें क्लास 5 में अलॉट किया जाने के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? किम हान मुस्कुराते हुए कहता है, शायद उन्होंने तय किया कि मेरी करंट स्किल क्लास 5 के लिए उपयुक्त है। और जो उसमें आते हुए कहता है, और फिर भी फ्यूचर क्या होगा ये बताने का कोई तरीका नहीं है। एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम जरूर पास हो जाओगे। और भाई गेट पर 3 लंगूर टाइप लड़के खड़े होते हैं और कहते हैं, हेलो न्यूबीज, आपको मिलकर अच्छा लगा। और बीच वाले का नाम होता है चोई इनहा, इसकी उम्र 15 साल होती है। और वे लड़के कहते हैं, आइए हम सब मिलकर अपना बेस्ट प्रयास करें और रियली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग।
सभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कौन है ये नमूने पे। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और अपना परिचय यानी इंट्रोडक्शन देता है। मैं ली जांगो क्लास 5 का इंस्ट्रक्टर हूँ। क्योंकि आज हमारे पास नए मेंबर्स हैं, इसलिए हम लेक्चर को छोड़कर इस शॉर्ट ओवरव्यू से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्टर 5th रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है वो अभी भी दृढ़ संकल्प और उत्साह से भरा हुआ प्रतीत होता है। और मेरी पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे प्राइवेट ट्रेनिंग भी दी थी, क्योंकि मुझे उनका पालन करने में परेशानी हो रही थी। और वो इंस्ट्रक्टर उसी पहले वाले लड़के की तरफ देखते हुए कहता है ओवरव्यू के लिए बस इतना ही। अब इन्हें कार्यभार संभालो और नए बच्चों को मटेरियल सिखाओ। और इना कहता है ठीक है इंस्ट्रक्टर। इना अपना परिचय देते हुए कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम चोई इना है। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मुझे 2 बार रोका जा चुका है, यानी कि ये पिछले साल फेल हो चुका है, इसलिए मेरा दूसरा साल है क्लास लीडर के तौर पर। आप लोग इतनी देर तक खड़े खड़े थक गए होंगे, इसलिए बेझिझक बैठ जाइए। हम क्लास लीडर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। हम सभी कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन हमें अक्सर मिशन पर लगाया जाता है। क्लास लीडर इफेक्टिवली स्क्वाड लीडर का रोल निभाता है। इंस्ट्रक्टर के अलावा जो हमें एजुकेट करता है और ट्रेनिंग में मदद करता है, और प्रत्येक क्लास लीडर को फुल अथॉरिटी दी जाती है। तब एक लड़का पूछता है हम क्लास लीडर को कैसे चुनने वाले हैं। इना कहता है ओ मुझे लगता है कि मुझे ये पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि दूसरी क्लासेस ये कैसे करती हैं, लेकिन हम हमेशा आपस में लाइट डुअल यानी हल्का फुल्का फ्रेंडली डुअल करते हैं, और हम बाद में ये तय करते हैं कि लीडर कौन होना चाहिए। इना कहता है तो चलो शुरू करते हैं डुअल को। और ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ को परखने के लिए, इसलिए माना का इस्तेमाल करना मना है। और प्रत्येक डुअल के बाद छोटा सा ब्रेक होगा। तभी एमसी काफी सीरियस टोन में कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। इना थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है यंग मास्टर लिजोल, क्या आप मेरी किसी बात से डिसअपॉइंटेड हैं? एमसी कहता है मैं हर चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने जो कुछ कहा और कर रहे हो उसमें भी। और एमसी एक शॉर्ट को उठाते हुए कहता है अभी समय है, सुधर जाओ, ये मार्शली क्लैन है। अगर तुम लोग रोल प्ले स्कूल जाना चाहते हो तो तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, और इसके बजाय सेफ जोन में किसी नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए था। तभी इना एमसी से कहता है आप बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो रहे हैं। मेरा मतलब बस इतना था कि इसे सुलझाने का एक ज्यादा पीसफुल तरीका है। एमसी अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गिराते हुए कहता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानने वाले हो। तुम सभी एक एक करके ऊपर आओ, मैं यहाँ हर किसी से मुकाबला करूंगा। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एमसी काफी थक चुका होता है और काफी हाफ रहा होता है, और भाई एमसी ने काफी बच्चों की गुद्दी लाल कर दी होती है। इन्हा एक साइड में खड़ा होकर ये देखते हुए अपने मन में सोचता है बिल्कुल नहीं, उसने अकेले ही कितने लोगों को पीट डाला है। तभी एमसी काफी डरावनी आवाज में कहता है जो ही इन्हा, और इना का तो डायपर ही गीला हो जाता है। एमसी एक डरावने लुक के साथ कहता है अगला कैंडिडेट ऊपर आओ। और भाई इना का गला ही सूख जाता है और वो कहता है अब केवल मैं ही बचा हूँ। एमसी कहता है ओ तो ऐसा है, तो फिर ऊपर आओ चोइना। और एमसी और इना के बीच में डुअल स्टार्ट हो जाता है। इना मार खाते हुए अपने मन में कहता है ये इतनी दूर तक क्यों जा रहा है, ये एक ऐसा डुअल है जिसमें कोई रिवॉर्ड भी नहीं है, ये तो बस एक कैडेट स्क्वाड है। हम जो कर रहे हैं वो तो बस एक मुकाबला है, उसके पास तो प्रॉपर फॉर्म करने की भी एनर्जी नहीं है। और गुस्से में कहता है नहीं, अंदर ही अंदर मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और एमसी की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में कहता है मैं भी उसी की तरह ही जिद्दी हुआ करता था, मैं भी उसी की तरह ही जीतना चाहता था। मुझे लगता है कि हकीकत को स्वीकार करके मैं परिपक्व हो गया हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ, मैं बहुत पूरी तरह से जीतना चाहता हूँ। और एमसी एक क्रिटिकल हिट देते हुए कहता है आई विन। इना की ग्रिप उसकी स्वॉर्ड से छूट जाती है और उसकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है, और उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होता है, और उस दर्द के कारण उसकी चीखें निकल जाती है। एमसी कहता है इस लड़के को नर्स के पास लेकर जाओ। और तभी इना कहता है अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, और इना एमसी पर अटैक कर देता है और कहता है
ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है वो अपना बायां हाथ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसका दायां हाथ टूटा हुआ है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आती है। और एमसी उसके अटैक को झटकते हुए कहता है नहीं ये अब खत्म हो चुका है, और शॉट को टाइट पकड़ते हुए काफी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बेली पर काफी जोर से हिट करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके पीछे भी इसका असर दिखाई देता है। और भाई इस अटैक से इना को काफी दर्द होता है और वो अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कराहने लग जाता है। एमसी बाकियों से कहता है इसे लेकर जाओ, और दूसरे लड़के आते हैं और उसे मरहम पट्टी करने के लिए लेकर जाते हैं। और एमसी आगे जाकर खड़ा होते हुए गजब की स्पीच देता है और एमसी कहता है मैं हर पल ऐसे ही जीता हूँ जैसे वो एक घंटा हो, और हर घंटा ऐसे जैसे वो पूरा साल हो। कौन नहीं जानता कि समझौता करने के बाद जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, लेकिन अगर आप हर पल अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे, खुद को और अपनी आसपास की हर चीज को। बचाने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ाई करूंगा। और भाई मैंने एमसी का ऐसा रूप पूरे चैप्टर में नहीं देखा था, ये कुछ अलग लग रहा है। और आगे कहता है आप में से किसी ने कभी अपना जीवन इस तरह जिया है, और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए काफी जोर से कहता है यही तो है असली फाइट। और तभी इंस्ट्रक्टर आता है और एमसी से कहता है आप बहुत आगे चले गए हैं, 4 बच्चों की हड्डियां टूट गई है और 3 बच्चों के ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। एमसी इंस्ट्रक्टर से कहता है यदि वो मार्शल ली क्लैन में जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की चोटों को सहन करने में एबल होना चाहिए। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है लेकिन वो बच्चे संघर्षशील घरों से आते हैं। तभी एमसी काफी जोर से इंस्ट्रक्टर से कहता है इंस्ट्रक्टर ली जयोंग, क्या मुझे वास्तव में आपको ये समझाने की आवश्यकता है, जबकि कैडेट्स भी इसे समझ गए हैं। मार्शल ली क्लैन में आप जैसे लोग कम ही मिलते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन वे बच्चे कबीले के कैडेट हैं। अगर वे गलत रास्ते पर चलते हैं तो आपको उन्हें सही राह दिखानी चाहिए, भले ही आपको उनके लिए विलन बनना पड़े। अपना काम सही से करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन का दिखाया जाता है। एमसी अंदर आते हुए कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लगता है कि मैं कल कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। एमसी अपने सामने उन लड़कों को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग मेरे लिए डिससेटिस्फाइड या गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरी नजरों से बच नहीं रहा है। अगर ये कल की तरह ही सुस्त होते तो वाकई मुझे बहुत होपलेस फील होता। जैसा ही एमसी उनके पास से गुजरता है तो कुछ लड़के बात करने लग जाते हैं, ये आ गया कमीना लिटिल शेट। अभी किम हान, वही लड़का जो एमसी से पहले मिला था, आता है और वह कहता है वेलकम यंग मास्टर। एमसी कहता है तुम काफी जल्दी आ गए। किम हान कहता है हाँ, कल आपको अपनी इतनी कमजोर साइड दिखाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और हंसते हुए कहता है हम अभी भी कैडेट हैं, कमजोर होना स्वाभाविक है। यंग मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तब एमसी कहता है बिल्कुल बेझिझक पूछो। तब वह काफी जोश में कहता है मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, और ये क्या पॉसिबल भी है? तब एमसी कहता है मैं अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूं जहां मैं दूसरों को सिखाने लायक बन सकूं, लेकिन तुम्हारी नजर काफी अच्छी है, या शायद ये तुम्हारी समझ है। कल तुमने लगातार 3 बार मेरे फेक मूव्स को चकमा दिया था, इसे अपने एडवांटेज के रूप में यूज करो। मुझे लगता है कि तुम ताकत से ज्यादा टेक्निक्स वाले बंदे हो। यदि तुम अभी जो भी तुम्हारे पास है, अगर उनको तुम परफेक्ट बनाने में अपना सब कुछ लगा देते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम खुद में इम्प्रूवमेंट पाओगे। किम हान कहता है थैंक्स। तभी कोई उन्हें हेलो करता है और ये कोई और नहीं इना होता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। उसे देखकर एमजी कहता है तुम्हारी तो कंडीशन बिल्कुल ही खराब है, क्या तुम इस हालत में ट्रेनिंग भी कर सकते हो? इना कहता है अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ देता हूँ तो क्या तुम समझ पाते? मुझे यकीन है कि तुम कहते कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। और एमसी को क्रॉस करते हुए कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी घटिया सी लेक्चर नहीं सुनना चाहता। एमसी उसको देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है ये काफी बदल गया है। तभी वह इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है 4 लोग इंजर्ड होने के कारण एब्सेंट है और 5 लोग अननोन रीजन से एब्सेंट है। वो सभी की हालत को देखते हुए अपने मन में कहता है सभी लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं और एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर भी काफी अलग है। कल वो बहुत रिलैक्स थे, लेकिन अब वो सब एक व्यक्ति के कारण टेंशन में हैं। और वह सभी से कहता है, ओरिजिनली हमारा उद्देश्य इस दिन का यूज आपकी बेसिक कैपेबिलिटीज का मूल्यांकन करने के लिए था, लेकिन आपकी कंडीशन को देखते हुए भाई ये कैंसिल करने वाला था। लेकिन उसे एमसी की कल की बात याद आती है और वह काफी जोश में कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी की हालत काफी पतली हो चुकी होती है। वो इंस्ट्रक्टर कहता है, टेस्ट के लिए बस इतना ही और लीडर ट्रेनिंग को लीड करेगा। एमसी अपने मन में सोचता है, सिर्फ मूल्यांकन के लिए 10 घंटे, इतना टाइम कौन लेता है? मैं भी थक गया हूँ, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर सकता। और एमसी आगे जाता है। तभी कुछ लड़के दबी हुई आवाज में कहते हैं, ये आज इंस्ट्रक्टर थोड़ा अलग नहीं है। कल के डुअल में बहुत से लोग इंजर्ड हो गए थे। ये आमतौर पर हमें रेस्ट करने देता था और ये इसे लीड करने के लिए कह रहा है। ये हमारे कच्चे फाड़ देगा। एमसी सभी से कहता है, अटेंशन, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। मैं ली चोल हूँ, क्लास का लीडर। मुझे यकीन है कि आपने चोइना से सुना होगा, लेकिन जब तक इंस्ट्रक्टर कुछ ना कहे तब तक सारी अथॉरिटी क्लास लीडर के पास ही होती है। मेरी ट्रेनिंग थोड़ी हार्श होगी तो केवल वही मेरे साथ आ सकते हैं जो मेरे साथ बने रहने को तैयार हैं। मैं उन लोगों पर प्रेशर नहीं डालना चाहता जिनमें इच्छा शक्ति नहीं है। तभी एक लड़के का पारा हाई हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, कितना घमंडी बास्टर्ड है। और ये लड़का होता है क्लास 5 कैडेट किम बोशोंग होता है। तभी एमसी अपने शोर को फ्लोर पर मारते हुए कहता है, यदि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुम कभी भी मेरे साथ डुएल की रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं, अपने बगल वाले व्यक्ति से फाइट करो। और फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है, 6 लोग लास्ट तक टिके रहे, बाकी लोगों ने बीच में ही हार मान ली। एमसी जाते हुए उन सभी से कहता है, आज के लिए बस इतना इनफ होगा, वेल डन। और एमसी के जाते ही सभी लड़के आपस में पंचायती करने लग जाते हैं। उस पास्टर की वजह से हम किसी कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। उस ट्रेनिंग का क्या मतलब था? मैं उसकी बातें सुनने का इरादा नहीं रखता हूँ। तभी किम हान कहता है, इसे बस भी करो। और अपने दांत पीसते हुए कहता है, खुद से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। यंग मास्टर भी डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन मैं एक भी हिट नहीं लगा पाया। अभी कुछ लड़के इना के पास जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है, तुम क्या सोचते हो इना? दूसरा कहता है, हम लास्ट ईयर काफी अच्छे थे। तभी इना काफी सीरियस टोन में कहता है, हाँ, क्या इसलिए मैं फेल हुआ था? तभी एक लड़का कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तभी इना खड़े होते हुए कहता है, अगर मैं अभी नहीं बदला तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक लूजर बन के रह जाऊंगा। मैं अपनी हर ताकत से कोशिश करना चाहता हूँ, चाहे मेरे हाथ पैर ही गिव अप क्यों ना कर दे। तुम सभी जानते हो कि नाजायज नहीं। यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सभी लड़के साइलेंट हो जाते हैं और इना जाते हुए कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, तो एकजुट हो जाओ, बेवकूफी और विद्रोह करना बंद करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी की आंट की लैब का दिखाया जाता है। आंट एमसी से कह रही होती है, भी इसे अभी ट्रांसफॉर्म करो। और एमसी अपने माना के शेप को बदलने की कोशिश करता है। तभी आंट कहती है, रुको, इसमें और माना इंजेक्ट मत करो। तभी वो माना ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाती है। आंट कहती है, दूसरा फेलियर, जब भी तुम ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो फॉर्म टूट जाती है। और फर्स्ट एड होते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 स्टार तक पहुंचने के बाद तुम्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। काश हमारे पास कुछ ऐसी फाइलें होती कि पास्ट के लोग माना का यूज कैसे करते थे। और एमसी बाउंडलेस की तरफ देखते हुए, जो कि एक रिंग के रूप में है, अपने मन में कहता है, यदि ये बाउंडलेस की मेमोरीज है तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी अगली मेमोरीज को नहीं देख सकता। मुझे लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ जानने को मिला था, लेकिन ये इंक कलर के ओरा से घिरा हुआ था और दूसरे मॉन्स्टर्स इस ओरा से डर रहे थे। यहाँ तक कि कंट्री के सबसे बहादुर जनरल भी इसे डिफीट करने में फेल हो गए। जब हीरोज का झुंड एक साथ आया तभी वो नॉर्थ में 1000 डीमन माउंटेन में मॉन्स्टर को सील करने में कामयाब हुए और किंग ने हीरोज को अवार्ड्स दिया। और किंग की उदारता से हीरोज प्रभावित हुए और उन्होंने एक स्वॉर्ड क्रिएट की जिसे बाउंडलेस कहा गया। बाउंडलेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना वास्तव में काफी हेल्पफुल था। तभी एमसी की आंट एमसी से कहती है, लेकिन तुम तो अपने दम पर आगे बढ़ रहे हो, ये कितनी अमेजिंग बात है। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही इस प्रॉब्लम पर भी काबू पा लोगे। आखिरकार तुमने
एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दोनों को कंप्लीट कर लिया है। और एमसी आंट से कहता है, खैर 3 स्टार हासिल करने का क्या मतलब है। और आंट एमसी को बताते हुए कहती है, तुम ऑरा स्किल और इनर एनर्जी का यूज करने में एबल हो। हालांकि इसमें से किसी भी काम को ठीक से करने के लिए तुमको अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वैसे ट्रेनिंग क्लासेस कैसी चल रही हैं? तुम थके हुए लग रहे हो। तब एमसी गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसे जाने भी दो। और एमसी की आंट मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? एमसी कहता है, आप मेरी मदद कैसे कर सकती है? और भाई आंट काफी कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम देखना, बस मुझ पर विश्वास करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे बैड फीलिंग तो आई थी जब उसने ये कहा कि मुझ पर भरोसा करो। तो भाई वहां से आंट आ रही होती है और वह इंस्ट्रक्टर आंट का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, आज हम माना आर्ट पर एक स्पेशल लेसन पढ़ने वाले हैं। और वो सबको अटेंशन कहते हुए कहता है, ये एल्डर गायोंग है जो मार्शल क्लैन की एक रिसर्चर है। जरा सभी लोग इनके लिए तालियां बजाएं। आंट कहती है, ये थोड़ा एम्बेरेसिंग है। और आंट सभी बच्चों से कहती है, मुझे चीजों को खींचना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुरंत लेसन को स्टार्ट करने वाली हूँ। और आंट अपना लेक्चर शुरू कर देती है। एमसी आंट को देखते हुए अपने मन में सोचता है, वो पढ़ाने में काफी बेहतर हो गई है। और कुछ समय बाद आंट कहती है, बस बस बोरिंग पार्ट खत्म हो गया है, अब फन पार्ट का समय है। अब मैं आपको वो माना इम्प्रूवमेंट मेथड सिखाऊंगी जिस पर हमने रिसर्च किया है। तब इंस्ट्रक्टर पीछे से कहता है, क्या ये सब तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं और ये सब लेसन में भी नहीं था। और भाई आंट कहती है, बिल्कुल नहीं, ये तो बस स्टार्टिंग है, सभी लोग सीधे बैठ जाओ, मैं बस ये केवल एक बार ही दिखाऊंगी। और आंट एमसी की पीठ पर हाथ रखती है। तब एमसी कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? आंट एमसी से कहती है, डायरेक्ट लाइन के बच्चों को क्लास स्टार्ट करने के बाद हर तरह से सहयोग मिलता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। तब एमसी काफी खुश होते हुए कहता है, थैंक्स आंट गयोंग। तब आंट कहती है, ठीक है, थ्योरेटिकली इससे तुम्हारी माना फोर्स डबल हो जाएगी, क्या ये बढ़िया नहीं है? एमसी कहता है, हाँ आंट, ये काफी बढ़िया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और इंस्ट्रक्टर का दिखाया जाता है और वह सभी से कह रहा होता है, सभी लोग ध्यान दो, हम उसके द्वारा बताई गई माना टेक्निक्स का यूज करेंगे और डुअल करेंगे, जल्दी से अपना पार्टनर चुन लो। तभी एमसी के पीछे एक लड़का आता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज मेरा पार्टनर बनिए। और ये और कोई नहीं इना होता है और वह कहता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। और एमसी भी अपनी सोट को आगे करते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम शुरू कर सकते हो। और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और आंट दोनों की फाइट को देखते हुए अपने मन में कहती है, वो तो काफी निर्दयी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसमें खुद को देख रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता चला तो मैं बता दूं, आंट एमसी के बारे में बता रही है। तभी कोई कह रहा होता है, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हो सकता है कि उसके साथ थोड़ा भेदभाव किया गया हो क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है, लेकिन वो हमसे पूरी तरह से अलग है, फिजिकली वो बेहतर है और अगर उसकी एबिलिटी अनलॉक हो गई तो इसका मतलब है कि उसके पास एक बड़ा एडवांटेज है। तभी दूसरा बंदा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हमने भी अब तक काफी मेहनत की है, उसे क्या पता। तभी आंट उनके पास जाती है और कहती है, बच्चों। तो वे लड़के काफी हैरानी से पीछे देखते हैं और कहते हैं, यस मैम, आप अभी तक गई नहीं। आंट आपने डरावने रूप में आते हुए कहती है, आपने अभी अभी जो कहा कि आप मेरी बात कर रहे थे, मेरा मतलब है कि मेरे डिसाइबल के बारे में। और वो दोनों लड़के आंट से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह दिया। और वे दोनों अपने मन में कहते हैं, इसका चेहरा कितना डरावना लग रहा है। तभी आंट आग बबूला होते हुए कहती है, दुनिया में आपको ऐसा क्या पता है कि जिसके बारे में आप ऐसा कुछ कह सको। और दोनों लड़के कहते हैं, प्लीज हमें बख्श दो। तभी एक लड़का आता है और कहता है, हम अकेले नहीं हैं जो कुछ नहीं जानते, वो भी ऐसा ही है। और ये लड़का शौक होता है और वो कहता है, हमने
भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वो हमारी इंसल्ट भी करता है, मानो हमने जो कुछ किया है वो कुछ भी नहीं है। क्या ये नेचुरल नहीं है कि हम डिफरेंट होंगे क्योंकि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं? तभी आंट जाते हुए कहती है, तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं पता है। खैर, मुझे लगता है कि ये शायद ये बेहतर है कि तुम लोगों को ये पता नहीं है। अगर तुम लोगों को पता चले कि उसकी लाइफ आपसे कितनी डिफरेंट है, तो तुम अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा बेसिकली सिर्फ खेलने के रूप में बिताया है। और किम बो शोंग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या बकवास है? क्या उस नाजायज बच्चे को पता भी होगा? तो ठीक है, देखते हैं कि आप कितने सच्चे हैं। और फिर सीन थोड़े समय बाद का दिखाया जाता है और वो लड़का, और इसे हम हरी खोपड़ी बुलाने वाले हैं क्योंकि ये नाम किम बशोंग थोड़ा जम नहीं रहा है, तो अब से हम इसे यही बुलाने वाले हैं। समझ जाना, हरी खोपड़ी मतलब किम बुशोंग। तो वह एमसी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, देखो, वह भी बाकी सब लोगों के जैसे ही है। वो कह सकता है कि वो हमसे अलग है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि हम किसके साथ पैदा हुए। अभी एक कटोरी कट वाला लड़का आते हुए हरी खोपड़ी से कहता है, तुमने कहा था कि आज तुम सीक्रेटली नाजायज बच्चे का पीछा करने वाले हो, लेकिन क्या ये ठीक होगा कि हम मेन स्टेट में अपनी इच्छा अनुसार घूमें? तब वो हरी खोपड़ी कहता है, हम कैडेट्स हैं, इसलिए ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं डेंजरस जगह जा रहे हैं और वो मैन फैमिली के साथ नहीं रहता है। हम उसे हर समय अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। मैं आज ये देख कर ही रहूंगा कि वो अपने जीवन कैसे जीता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का दिखाया जाता है। हरी खोपड़ी और उसके दो रिसर्च लैब के बाहर खड़े होते हैं चिपकर, और हरी खोपड़ी अपने मन में कहता है, उसे रिसर्च लैब में गए हुए ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं। और हरी खोपड़ी के दोस्त कहते हैं, अरे भाई चलो चले, हमने दिन में काफी ट्रेनिंग की है इसलिए मुझे नींद आ रही है। और दूसरा कहता है, हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी नींद आ रही है। तब तीसरा लड़का कहता है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो अंदर कर क्या रहा है, कहीं वो भी तो अंदर सो नहीं रहा है, हम फालतू में अपनी नींद खराब कर रहे हैं। और कुछ दोस्त जाने लग जाते हैं, कहते हैं टाटा बाय बाय, हमसे ना हो पाएगा। तब भाई हरी खोपड़ी कहता है, तुम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हो। और वो गेट की तरफ देखता है तो भाई वहां से एमसी बाहर आ रहा होता है, और एमसी बाहर आते हुए राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे वहां टिके रहना होगा। और एमसी को ज्यादा देखकर हरी खोपड़ी अपने मन में कहता है, वो आखिरकार घर जा रहा है। और वो हरी खोपड़ी एमसी को ट्रेनिंग हॉल में जाते देखकर अपने मन में कहता है, ट्रेनिंग हॉल जो मैन क्लैन के लिए विशेष माना जाता है, केवल वो ही अंदर जा सकता है। और भाई अंदर से और रहने की आवाज आने लग जाती है और सभी लड़कियों की पतलून गीली हो जाती है, और दो लड़के आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये आवाज कैसी थी, ये तो ट्रेनिंग हॉल से आई थी। तब एक लड़का हरी खोपड़ी से कहता है, दोस्त वो नाजायज बच्चा, मेरा मतलब है कि यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि वो अमेजिंग है, चलो उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो उसने कहा था वो झूठ था, हमें इन्हा की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तब वो हरी खोपड़ी कहता है, मैं अपने पर्सनल टाइम में भी ट्रेनिंग करने से नहीं चूकता, मेरे और उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और भाई दोनों लड़के शांत हो जाते हैं और वह हरी खोपड़ी अपने मन में सोचता है, मुझ में और उसमें क्या डिफरेंस है। और चिपकर एमसी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं डेफिनेटली ये साबित कर दूंगा कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। और वो एमसी का पीछा करने लग जाता है और एमसी को अपने घर के अंदर एंटर होते हुए देखकर कहता है, फाइनली वो घर के अंदर जा रहा है। तभी कोई लड़के की तरफ फ्लैशलाइट करता है और कहता है कि वहां पर कौन है। और भाई हरी खोपड़ी चौंक जाता है और वह व्यक्ति हरी खोपड़ी को देखते हुए कहता है, एक कैडेट, जबकि हमेशा मास्टर ली चोल हर दिन इस समय घूमते हैं, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ एक कैडेट भी था। तब वो हरी खोपड़ी अपने मन में सोचता है, क्या हर दिन? और वह गार्ड से कहता है, हमें इस समय साथ में मिलकर कुछ करना था। तब वो गार्ड कहता है, ये आमतौर पर रूल्स के अगेंस्ट है, जल्दी से वापस जाओ। और वह एमसी के घर की तरफ देखता है और उस गार्ड से कहता है, यस सर। और अपने मन में कहता है, उसके घर की लाइट अभी ऑफ नहीं हुई है, हालांकि 2 बज चुकी हैं। और जाते हुए कहता है, मैं इस समय तो वापस जा रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह के 5 बजे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल नंबर 5 का दिखाया जाता है। और वहाँ पर हरी खोपड़ी आते हुए अपने मन में सोचता है,
कल रात में बहुत देर से घर लौटा था और अपने सामने देखता है और भाई वहाँ पर पहले से ही एमसी मौजूद होता है और एमसी को देखकर अपने मन में सोचता है वो थका हुआ लग रहा है। हालांकि वो मैन क्लैन के जीन से पैदा हुआ है और उसके पास बहुत सारा माना है, फिर भी क्या 15 साल के बच्चे के लिए 3 घंटे से 4 घंटे सोना ठीक है। और खुद को कंपेयर करते हुए कहता है मेरे लिए कैसा था जब मैं घर वापस जाता हूँ तो आराम करता हूँ या तो टीवी देखता हूँ या गेम खेलता हूँ। हालांकि मैं अपने पर्सनल टाइम में अक्सर ट्रेनिंग लेता हूँ, मुझे इनफ नींद और आराम और एंटरटेनमेंट मिलता है। और वो एमसी के पास जाता है। एमसी उससे कहता है क्या बात है। हरी खोपड़ी एमसी से पूछता है क्या तुम थके नहीं हो। और उसके इस सवाल से एमसी काफी इरिटेट होते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जो सीक्रेटली मेरा पीछा करते हैं। तब हरी खोपड़ी कहता है ये सही है कि तुम्हें मैन क्लैन से समर्थन मिलता है, हमारी तुलना तुम आगे हो। और एमसी खड़ा होते हुए कहता है मैं जब से यंग था तब से इसी तरह से जी रहा हूँ। हालांकि कैडेट बनने से पहले मुझे थोड़ी ज्यादा नींद मिलती थी। ये नेचुरल है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं केवल कुछ ही घंटों के लिए ही सोता हूँ। तब वो हरी खोपड़ी कहता है आप इस हद तक ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। तब एमसी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है। और वो काफी गिल्ट फील करते हुए अपने दांतों को खींचता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पेट्रियाज का दिखाया जाता है। और वहां पर कोई आता है और कहता है पेट्रियाज। और एमसी का फादर पीछे देखता है तो भाई वो बटलर होता है। वो उन्हें फाइल देते हुए कहता है आपके रिक्वेस्ट से संबंधित ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और वे बटलर को टॉवल देकर वे डॉक्यूमेंट लेता है और उन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए कहता है इतना काफी नहीं है। तब बटलर कहता है ये 7th और 8th रैंक के डेंजन्स हैं, ये कैडेट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तब पेट्रियाज बटलर से कहता है जब वेपन्स और सप्लाई की बात आती है तो हम बस उन्हें इकट्ठा करना होता है, लेकिन इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है, हमें ऐसे लोगों को क्रिएट करना होगा जो सरवाइव कर सकें। तब बटलर कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करूंगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। और अब तक एमसी ने क्लास में एंटर होने के बाद जो भी कांड किए होते हैं उनके बारे में बताता है। और एमसी का फादर एमसी के बारे में सोचते हुए कहता है उसकी आंखें हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही हैं। जब से वह यंग था उसकी आंखें उन लोगों जैसी हैं जिनसे कुछ छीन लिया गया हो या जो दुनिया से छुप कर जीते हैं। हालांकि लोगों को बदलना और उनको लीड करना पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं। और एमसी का फादर बटलर को फाइल देते हुए कहता है हम टेस्ट में थोड़ा बदलाव करेंगे। यू हान यानी भाई हवा भी उसी बैच में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कैडेट्स का स्टैंडर्ड इंक्रीज करो। और बटलर कहता है यस पेट्रियाज। और एमसी का फादर कहता है अब ये देखने का समय है कि क्या वो सचमुच फोर्थ लीडर बनने का पोटेंशियल रखता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल नंबर 5 यानी एमसी की क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहां पर इंस्ट्रक्टर एंटर होता है और देखता है कि हर कोई अपनी जी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा है। इससे वो काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये कैडेट्स अभी तो वीकेंड है, फिर भी ये सुबह सुबह ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे इन्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तभी एक लड़का इंस्ट्रक्टर को देखता है और कहता है इंस्ट्रक्टर आप यहाँ। इंस्ट्रक्टर कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप वीकेंड में भी कड़ी मेहनत कर रही हो। और उस लड़के से कहता है अभी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उन सभी कैडेट्स को यहाँ बुलाओ, मुझे कुछ अनाउंस करना है। और सभी कैडेट्स आ जाते हैं और वह इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है, लेकिन पहला इवेल्युएशन होने वाला है, इसलिए 1 हफ्ते का ब्रेक पहले ही दे दिया जाएगा। इससे अपना आखिरी ब्रेक मानो और जितना हो सके रेस्ट करें। और अंत में वो इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों के चेहरे देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ब्रेक में कम से कम बेसिक ट्रेनिंग करने की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और सभी से कहता है मुझे विश्वास है कि आप वही करेंगे जो जरूरी है।
अब तक आपने बहुत अच्छा काम किया है और इस अनाउंसमेंट को यहीं डिसमिस कर दिया जाता है और सभी बच्चे काफी जोश में आ जाते हैं। और फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये ब्रेक अचानक से आया है और पहला इवेलुएशन सामने लाया जा रहा है, क्या ये सब कुछ। और फिर एमसी नोटिस करता है कि सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो एमसी उनसे कहता है क्या तुम लोग वापस नहीं जा रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं और ईना कहता है ब्रेक के दौरान क्या करने जा रहे हैं। एमसी उनसे कहता है ब्रेक हमारा पर्सनल टाइम है, तो आप मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जब रेस्ट करने का टाइम हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए, मेरे पास ब्रेक के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और सभी बच्चे काफी शौक हो जाते हैं और आपस में खुसुर फुसुर करने लग जाते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो कुछ ऐसा कह रहा है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो मैंने सोचा कि वो हमें नरक से गुजरने को मजबूर कर देगा। जो ट्रेनिंग की मांग करते हुए कहेगा तुम्हें क्या लगता है कि तुम सचमुच आराम करने को मिलेगा। एमसी उनकी बातों को सुनते हुए कहता है तुम काफी जोर से बोल रहे हो, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और आप लोग मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हो, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। या फिर हमें ब्रेक के दौरान पहले दिनों को दोबारा जीना चाहिए। जब आराम करने का समय हो तो तब आराम करो, आराम करना भी जरूरी है। मुझे पहले से ही पता है कि मेरे कहने पर भी तुम आराम नहीं करोगे, तुम खुद तय कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। अच्छी तरह से आराम करो, मैं ब्रेक के बाद तुमसे मिलूंगा। सभी बच्चों में खुशी का माहौल छा जाता है और एमसी जाते हुए छोटी सी स्माइल देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी की आंट की रिसर्च लैब का दिखाया जाता है और हमें आंट को दिखाया जाता है जो एमसी से कह रही होती है सुना है तुम्हें छुट्टी मिल गई है, बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम आराम करने की बजाय अपनी आंट को परेशान करने आए हो। मुझे ढेर सारी रिसर्च करनी है और भाई आंट की हालत काफी खराब हो रखी होती है। तब एमसी आंट से कहता है मैं जानता हूँ कि आप अपने हेडफोन पर अजीब सी चीजें देख रही थी। तब आंट काफी चिल्लाते हुए कहती है अजीब बात है, चेयरमैन ने ह्यूमन एड्स की बात मानी, ल्यूकेमिया का भी जिक्र था। तब एमसी कहता है आखिरकार ये कौन सी अजीब चीजें देख रहे हैं। और आंट से सवाल पूछते हुए कहता है इन सब को छोड़ो, क्या पहला इवेलुएशन मेरे फादर के ऑर्डर के कारण लाया गया है। वो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये मैन क्लैन द्वारा दिया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। तब एमसी गहरी सोच में डूबते हुए अपने मन में सोचता है इसका मतलब यह है कि ये इवेलुएशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड होने वाला है। मुझे अपनी उन मानर्स को ग्रो करने की जरूरत है जो अपनी लिमिट्स तक पहुंचने वाली है। ऐसा करने के लिए मुझे बाउंडलेस की अगली मेमोरीज को हासिल करना होगा। और अपनी पिछली चीजों को याद करते हुए अपने मन में सोचता है ये फैक्ट कि कुछ मेमोरीज अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, ये दर्शाता है कि मुझ में अभी भी कुछ कमी है। मैं सोच रहा था कि क्या ये थोड़ा सा बदलाव करने से मैं अगली मेमोरीज को रीड कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बस दूसरे उपायों के बारे में सोचने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर रखे डॉक्यूमेंट्स हवा के कारण नीचे गिर जाते हैं। तब आंट एमसी से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। एमसी कहता है आपको सचमुच और अधिक सफाई करने की जरूरत है और उनमें से एक डॉक्यूमेंट को उठाते हुए कहता है ये क्या है। और उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए कहता है कि जो एंशिएंट और मॉडर्न मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस है उनके पीछे के इरादे हैं। हमारा मानना है कि उस समय ह्यूमैनिटी द्वारा यूज की जाने वाली टेक्निक्स मुख्य रूप से मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बनाई गई थी। और एमसी अपने मन में सोचता है इरादे, क्या यही बात स्प्लिट डीमन पर भी लागू नहीं होती है। असली स्प्लिट डीमन टेक्निक के हिसाब से काफी ज्यादा है। और एमसी काफी स्पीड से खड़ा होता है जिसको देखकर आंट कहती है क्यों कुछ गलत हुआ है। और एमसी वहां से भागते हुए आंट से कहता है आंट मैं समझ गया हूँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मुझे अभी ट्रेनिंग हॉल जाना है। और पीछे से आंट कहती है तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स को बिखेर दिया, तुम शरारती बच्चे, तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेनिंग हॉल का दिखाया जाता है और वहां पर एमसी बाउंडर्स को समन करते हुए अपने मन में कहता है मुझे ओपोनेंट बनने की जरूरत है
और अपनी आंखों को बंद करते हुए उस मॉन्स्टर को इमेजिन करता है जो एमसी को बाउंडलेस की मेमोरी में दिखाता, और एमसी कहता है जो मुझसे भी बड़ा है, एक बीस्ट जिसकी फॉर्म ह्यूमन से अलग है, एक विशाल मॉन्स्टर, एक टेक्निक जो एफिशिएंसी, फ्लो और स्ट्रेंथ को बनाए रखती है लेकिन किसी भी तरह से बचने या बचाव करने की परवाह नहीं करती है। और एमसी माना को रिलीज करते हुए कहता है जो चीजें देखने में फैंसी लगती है लेकिन उनमें डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होती है वे बेकार है। स्प्लिट डीमन के पीछे का असली इरादा मॉन्स्टर के टुकड़े करना है और एमसी के माना रिलीज के कारण प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से फ्लोर तक क्रैक होने लग जाता है और एमसी उस मॉन्स्टर को इमेजिन करते हुए एक छलांग लगाता है और स्प्लिट डेमन स्किल का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है जैसा उस व्यक्ति ने बाउंडलेस की मेमोरी में किया था। और वेपन्स की मेमोरी को रीड करने वाला ब्लैक ऑरा बाउंडलेस को कवर करने लग जाता है और एमसी कहता है आखिरकार इसने काम किया, तो फिर इस बार तो मुझे क्या दिखाने वाले हो। और एमसी एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और एमसी उस जगह को देखते हुए कहता है ये जगह, ये तो ट्रेनिंग हॉल है, ये वैसे ही है जैसे तब था जब मुझे पहली बार बाउंडलेस मिला था। जब भी मैं बाउंडलेस की मेमोरी देखता हूँ तो टाइम पीरियड अलग क्यों होता है। और एमसी को कुछ नजर आता है और एमसी वहीं पर छिप कर उस व्यक्ति को देखते हुए अपने मन में सोचता है वो व्यक्ति वही है जिसे मैंने बाउंडलेस की मेमोरीज में देखा था, वो बहुत फास्ट है। और एमसी कुछ चीज नोटिस करके काफी शौक होता है और अपने मन में कहता है हर बार जब ये वेपन बदलते हैं तो ओरा भी बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका ओरा बदल रहा है बल्कि ऐसा लगता है कि उसके बाउंडलेस का ओरा अपने आप बदल रहा है। और फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज आती है और वह व्यक्ति कहता है आपने फिर से अपना तरीका बदल लिया है ना। तब वो पहले वाला व्यक्ति कहता है आपको दूसरे लोगों की ट्रेनिंग पर ताक झाक करना बंद कर देना चाहिए। तभी वो दूसरा व्यक्ति कहता है तुमने इसे हासिल करने के बाद ही शुरुआत की है ना, क्या आपने उस टेक्निक का नाम रखा। वो पहले वाला व्यक्ति कहता है नहीं, ये इतनी ग्रेट नहीं थी कि इसे शुरुआत में एक टेक्निक कहा जा सके। तब वो दूसरा व्यक्ति कहता है तो फिर मैं इसका नाम रखूंगा 1000 फॉर्म्स, कैसा रहेगा। तब वो पहले वाला व्यक्ति कहता है ये इतना खराब भी नहीं है। और एमसी थोड़ी सी मूवमेंट करता है जिसको महसूस करते हुए वो पहले वाला व्यक्ति कहता है क्या तुम किसी और को भी अपने साथ लाए हो। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मैं तो किसी को भी साथ नहीं लाया हूँ। और एमसी इस चीज से काफी शॉक हो जाता है और वह दूसरा बंदा उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक अच्छी फाइट करने का इरादा रखता हूँ, तुम्हें भला किसी और को क्यों लाऊंगा। और एमसी उस दूसरे व्यक्ति को देखते हुए अपने मन में सोचता है वो हेयर कलर और वो आंखें, वो तो मार्शली क्लैन के मेन डिसेंडेंट के लक्षण है। और भाई चैप्टर यहीं एंड हो जाता